हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस लेक्चर। तो हम लोग जो है अब चार्टर अधिनियम 1833 पे पहुंच गए हैं। जैसा कि हमने पीछे के लेक्चरों में देखा था, हमने बताया था कि हम भारत में संवैधानिक विकास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कहा था कि भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, लागू हुआ भारत में, वो एक बार में बनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लंबे ऐतिहासिक यात्रा के बाद भारत का संविधान जो है बना है। और उसके ऊपर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान जो संवैधानिक विकास हुआ, जो अधिनियम बनाए गए, जो संस्थाएं बनाई गई, उनका प्रभाव रहा है। तो भारत के संविधान को जो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, उसको समझने के लिए आवश्यक है कि पीछे जो है ऐतिहासिक रूप से जो संवैधानिक विकास हुआ है, जो अधिनियम बने हैं, उनको समझना जरूरी है। तो पीछे के लेक्चरों में हमने कहा था कि हम रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 से भारत के संविधान के बनने की प्रक्रिया को समझेंगे कि किस तरीके से अधिनियम बने, किस तरीके से अलग अलग संस्थाएं बनी और क्रमशः क्रमबद्ध रूप से उनका विकास अंत में जो है उनकी परिणति 1950 में भारत के संविधान के रूप में होती है। तो इसी दौर में हमने 1773 रेगुलेटिंग अधिनियम से लेकर के 1813 के चार्टर अधिनियम तक लेक्चर जो है रिकॉर्ड किए थे। तो अब हम 1813 के बाद अगला हमारा जो पड़ाव है वो है 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसको हमने दो भागों में बांटा है। हमने पहले पीछे के जो अधिनियम पढ़े थे उसमें भी हमने यही बताया था कि अधिनियम के प्रावधानों को समझने के लिए आवश्यक है कि हम उसकी पृष्ठभूमि को समझें, यानी कि किन परिस्थितियों में वो अधिनियम आ रहा है। हमने पहले ही बोला कि ये अधिनियम भारत की संसद द्वारा नहीं, बल्कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए जा रहे हैं, जिनमें ब्रिटिश हितों का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि भारत स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है, बल्कि ब्रिटेन के उपनिवेशवाद के नियंत्रण में है। तो इसीलिए जब अधिनियम बनते हैं ब्रिटेन के उपनिवेशवाद के दौरान, तो उसमें ब्रिटेन और यूरोप की जो परिस्थितियां हैं, तत्कालीन परिस्थितियां जो हैं, उनका प्रभाव हमें भारत के लिए बनाए गए अधिनियमों के प्रावधानों में देखने को मिलता है। तो इसीलिए आवश्यक है कि उन परिस्थितियों को जो ब्रिटेन में थी और जो भारत में थी, दोनों ही परिस्थितियों का प्रभाव भारत के लिए पारित किए गए अधिनियमों में हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए प्रावधानों को समझने से पहले हम पृष्ठभूमि को समझें, यानी कि उन परिस्थितियों को समझें जिन परिस्थितियों का अधिनियम पर प्रभाव पड़ा है। तो तीन महत्वपूर्ण कारक जो हैं वो 1833 के चार्टर अधिनियम को प्रभावित करते हैं। तो इन तीनों कारकों को हम अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास करेंगे पृष्ठभूमि के फॉर्म में। देखिए, पहला जो कारक है हमने लिखा है औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार की खोज। देखिए, हुआ ये कि 1790 से 1820 के बीच ब्रिटेन जो है औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजरा। हम विश्व इतिहास में पढ़ते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति यूरोप में शुरू होती है, उसकी शुरुआत जो है ब्रिटेन से होती है, और 1790 से 1820 के बीच ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में बड़े परिवर्तन हुए और औद्योगिक उत्पादन जो है वो मशीनों द्वारा किया जाने लगा। इसका प्रभाव ब्रिटेन के साथ साथ भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश है। तो मशीनों द्वारा उत्पादन होने से क्या हुआ कि जो औद्योगिक उत्पादन है वो बहुत तीव्र हो गया, क्योंकि मशीनें जो है मानव श्रम की तुलना में अधिक तेजी से उत्पादन कर सकती थी। अब उत्पादन ज़्यादा होगा तो बाजार की आवश्यकता जो है बढ़ जाएगी। अब बाजार की आवश्यकता जब बढ़ेगी तो उसके लिए आवश्यक होगा कि जो उपनिवेश हैं ब्रिटेन के, उन उपनिवेशों में इस तरीके के नियम और अधिनियम बनाए जाएं जिसकी वजह से वो ब्रिटेन के उत्पादों के लिए फेवरेबल बन जाएं। तो इस कारक की वजह से का प्रभाव जो है हमें अधिनियम के प्रावधानों में देखने को मिलेगा, जो आगे हम समझेंगे। दूसरा जो कारक है वो है प्रशासन का केंद्रीकरण। हमने क्या बोला कि 1765
पहले 1757 का प्लासी का युद्ध और उसके बाद 1765 का बक्सर का युद्ध। जब जीत लिया ब्रिटेन ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो 1773 से हमने 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम में भी कहा था कि ब्रिटेन जो है प्रशासन के केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू करेगा। प्रशासन के केंद्रीकरण का मतलब क्या है? हमने कहा था कि ब्रिटेन अलग अलग भारत में जीते हुए क्षेत्रों को प्रेसिडेंसी में डिवाइड करता था। बंगाल प्रेसिडेंसी होती थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी होती थी और मद्रास प्रेसिडेंसी होती थी। तो इन प्रेसिडेंसीज के अलग अलग ऑफिस होते थे। बंगाल का गवर्नर जनरल, मद्रास का गवर्नर, बॉम्बे का गवर्नर, और वो अपने अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाते थे। लेकिन रेगुलेटिंग अधिनियम से बंगाल के गवर्नर जनरल की जो शक्ति है वो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज की तुलना में बढ़ने लगी। उसी को हमने प्रशासनिक केंद्रीकरण की प्रक्रिया का आरंभ बताया था। जैसे केंद्र सरकार की शक्ति अब वर्तमान के समय में हम देखें तो राज्य सरकारों से अधिक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। वही प्रक्रिया 1773 में रेगुलेटिंग अधिनियम के पारित होने के साथ शुरू हुई थी, जिसमें बंगाल प्रेसिडेंसी को मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की तुलना में अधिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति दी गई थी। धीरे धीरे करके जो 1781 का हमने जो अधिनियम पढ़ा, उसके बाद 1786 का पढ़ा, 1793 का पढ़ा, उसके बाद 1813 का पढ़ा, तो लगातार प्रशासनिक केंद्रीकरण बढ़ रहा है और बंगाल की प्रेसिडेंसी और बंगाल के गवर्नर जनरल तथा जो उसकी परिषद है उसको अन्य प्रेसिडेंसियों की तुलना में ज़्यादा शक्ति दी जा रही है। अब उस प्रशासनिक केंद्रीकरण की जो प्रक्रिया 1773 में शुरू हुई थी वो 1833 के अधिनियम में जाकर के पूरी होगी। क्यों हो रहा है? क्रमशः केंद्रीकरण इसीलिए हो रहा है क्योंकि ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है लगातार युद्ध लड़ रही थी और यहाँ आते आते ज़्यादातर जो भारत की क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, जैसे मैसूर, जैसे मराठा, इनको वो जीतती चली गई। अब उसके पास युद्ध के लिए कोई बचा नहीं, वो लगभग भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। तो उसका ध्यान अब प्रशासनिक केंद्रीकरण पर है कि पूरे भारत के लिए एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाए। ब्रिटेन ने अब युद्ध जीत लिए हैं। हमने क्या कहा? हम पृष्ठभूमि में उन परिस्थितियों को, उन ऐतिहासिक परिस्थितियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं जिनका प्रभाव हमें इस अधिनियम के प्रावधानों में आगे देखने को मिलेगा। पहला कारक हमने कहा कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति है, जिसकी वजह से ब्रिटेन को जो है बाजार की ज़रूरत है अपने औद्योगिक उत्पादों को खपाने के लिए। दूसरा जो कारक है वो है प्रशासन का केंद्रीकरण, क्योंकि अब ये इस इतिहास के इस पड़ाव पर आकर के कंपनी जो है लगभग भारत की सभी क्षेत्रीय शक्तियों को हरा चुकी है। तो अब उसका ध्यान भारत में एक एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था बनाने पर टिका हुआ है। तीसरा हमने जो कारक देख रहे हैं हम, वो है विचारधारा का प्रभाव। तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। विचारधारा का प्रभाव क्या है? विचारधारा का प्रभाव ये है कि ब्रिटेन में जैसे जैसे आइडियोलॉजिकल चेंजेज हो रहे थे, विचारधारात्मक विकास हो रहा था, उसका प्रभाव भारत के लिए पारित किए गए अधिनियमों में भी पड़ता था। क्यों? क्योंकि भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश है। तो ब्रिटेन की संसद जब कानून बनाती थी तो ब्रिटेन में जो माहौल होता था उसका प्रभाव भारत पे पड़ता था। तो इस दौर में विचारधारा का प्रभाव कैसे पड़ता है कि जेम्स मिल तथा बेंथम का नाम आपने सुना होगा। ये उपयोगितावादी विचारक हैं जिनका ये मानना था कि ब्रिटेन की ये जिम्मेदारी है, श्वेत व्यक्ति का भार सिद्धांत एक आता है, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। उनका ये मानना था कि ब्रिटेन का यह उत्तरदायित्व है कि दुनिया की सबसे सभ्य और शक्तिशाली देश होने के नाते, सभ्यता होने के नाते, उसका ये उत्तरदायित्व है कि वो अपने उपनिवेशों को भी सभ्य बनाए। तो इसका प्रभाव अधिनियम में देखने को मिलेगा कि उपयोगितावादी चिंतक ये मानते थे कि भारत एक असभ्य देश है और वहाँ पर आधुनिक कानूनी और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को लागू करके, शिक्षा व्यवस्था को लागू करके उसको सभ्य बनाया जाए। इसका प्रभाव हमें आगे जो है अधिनियम के प्रावधानों में देखने को मिलेगा। तो ये तीन महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्होंने जो है इस अधिनियम के प्रावधानों के निर्माण में अपना योगदान दिया। अब हम उन प्रावधानों को समझते हैं और कैसे हम इसको जोड़ के कनेक्टिविटी बना के समझने की कोशिश करेंगे
कि कैसे जो कारक हैं वो प्रावधानों के फॉर्मुलेशन को प्रभावित कर रहे हैं, ताकि हमें रटना ना पड़े प्रावधानों को। तो चलिए देखते हैं प्रमुख प्रावधान क्या थे इस अधिनियम के, 1833 के चार्टर अधिनियम के। तो पीछे के हमने जो अधिनियम पढ़े हैं उनके कुछ प्रावधानों को हम याद करते हुए चलेंगे ताकि रटना ना पड़े, कनेक्टिविटी बनी रहे। देखिए, पहला है, हमने इसमें लिखा है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो अब क्या था कि कंपनी जितनी भी प्रेसिडेंसी को, जितने भी क्षेत्रों को जीतती थी उनको प्रेसिडेंसीज में डिवाइड करती थी। हमने पहले बोला था कि रेगुलेटिंग अधिनियम के जरिए बंगाल की प्रेसिडेंसी को सर्वाधिक महत्व मिला, क्योंकि बंगाल प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टिकोण से कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो धीरे धीरे करके बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्ति जो है अन्य प्रेसिडेंसीज पे बढ़ती चली गई, और 1833 के तहत बंगाल में जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद होती थी उसको संपूर्ण भारत के लिए, भारत का जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद बना दिया गया। उसी को जो है सारी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ दे दी गई। इसमें लिखा है उसमें सभी नागरिकता सैन्य शक्तियाँ दी। मतलब क्या है कि जो गवर्नर जनरल अब होगा वही सैन्य का प्रमुख होगा और वही सामान्य प्रशासन का प्रमुख होगा। ऐसा नहीं है कि आर्मी का हेड अलग हो और उसकी पूरी अपनी पावर हो, ऐसा नहीं है। अब इसको पूरी पावर दे दी गई और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। दूसरा है, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को कंपनी के सैन्य तथा असैन्य कार्यों के कंट्रोल, नियंत्रण और निरीक्षण का जिम्मा सौंपा गया। वही बात हो गई कि जो गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल थी, यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो भारत कलकत्ता में बैठता था, उसका ऑफिस कलकत्ता में था। तो अब कलकत्ता जो है वो भारत के सैन्य और सिविल दोनों ही मामलों के जो हेडक्वार्टर जो है बन जाएगा। तीसरा जो पीछे हमने जो कारक पढ़ाए हैं उनको उनके साथ कनेक्टिविटी बनाते हुए चलेंगे। तीसरा हमने प्रावधान हम देख रहे हैं, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नरों की कानून निर्माण की शक्ति को समाप्त कर दिया गया, और बंगाल का जो गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल बना, उसको पूरे भारत के लिए, ब्रिटिश भारत मतलब भारत के जितने क्षेत्र पर ब्रिटेन का कब्जा है उसके लिए कानून बनाने के अधिकार दे दिए गए। इसका मतलब ये हुआ कि मद्रास की प्रेसिडेंसी मद्रास के लिए कानून बनाती थी अभी तक, बॉम्बे की प्रेसिडेंसी बॉम्बे वाले क्षेत्र के लिए कानून बनाती थी, और बंगाल की प्रेसिडेंसी बंगाल के लिए कानून बनाती थी। लेकिन इस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया कि जो क्षेत्रीय प्रेसिडेंसीज हैं, बॉम्बे है, मद्रास है, उनको अब कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी। गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल है, वो पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा, और उसके बनाए हुए कानून जो है संप्रभु होंगे, और ब्रिटिश भारत यानी ब्रिटेन कंपनी द्वारा जितने भी भारत के क्षेत्र को जीता गया है उस पूरे क्षेत्र पर उसके जो अधिनियम होंगे, जो कानून होंगे, वो लागू होंगे। तो यहाँ पर जाकर के एक तरीके से कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो उसकी शक्ति है, उसका केंद्रीकरण हो रहा है। मतलब कि एक ही ऑफिस से जो है पूरे भारत के लिए कानून बनेंगे। अगला प्रावधान जो है, जो हमने पहले ही बोला कि एक झटके में कुछ नहीं हो रहा, सब क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है, क्रमबद्ध विकास को समझना है। इसमें लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी पूरी तरीके से केवल प्रशासनिक निकाय बनकर रह गई। हमने 1813 के चार्टर अधिनियम में बताया था कि कंपनी की भारत के व्यापार पर पूरी तरीके से एकाधिकार है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, हमने पीछे भी रेगुलेटिंग अधिनियम में बताया था, ब्रिटेन की एक कंपनी है, पूरी तरीके से ब्रिटेन नहीं है। इसके अलावा ब्रिटेन में और भी कंपनियां थी, तो उनको भारत के साथ व्यापार करने की इजाज़त नहीं थी कि ये उसको पूरी तरीके से आत्यंतिक अधिकार यानी एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए थे कि भारत के साथ ब्रिटेन का जो भी व्यापार होगा केवल यही ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। 1813 के आते आते जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही है, हमने पीछे कारक में भी बताया, तो उसका प्रभाव पड़ेगा, और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बहुत सारी कंपनियां अस्तित्व में आएंगी। तो उनका ब्रिटेन की संसद के ऊपर दबाव था कि उनको भी भारत के साथ व्यापार करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि उन कंपनियों को पता था कि भारत एक विशाल बाजार है और उसमें अगर उन्हें व्यापार की अनुमति मिलती है तो उसमें उन्हें मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। तो धीरे धीरे उस दबाव के चलते पहले 1813 के चार्टर में
कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त किया गया, एकाधिकार को, और केवल चाय और चीन के साथ, यानी भारत में रहते हुए कंपनी जो चीन के साथ व्यापार करती थी, उन दोनों अधिकारों को छोड़कर बाकी सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। अब यहाँ आकर के 1833 के चार्टर अधिनियम तक आते आते कंपनी के इन दोनों अधिकारों को भी समाप्त कर दिया गया। अब उस कंपनी कोई भी ट्रेड रिलेटेड, कोई भी वाणिज्य संबंधी गतिविधियों में शामिल नहीं होगी। उसका काम केवल प्रशासनिक कार्यों को देखना होगा, न्याय संबंधी, अपराध संबंधी, सिविल सेवा संबंधी और सामान्य प्रशासन संबंधी या युद्ध लड़ने वाले काम, ये काम अब कंपनी करेगी। व्यापार से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। तो इससे ये हुआ कि अब अन्य कंपनियां जो ब्रिटेन में बनी थी उनको भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति मिल गई। अगला, और इसका कारण हमने बताया, देखिए इसको याद रटने की जरूरत नहीं, हमने पीछे कारक में बताया कि औद्योगिक क्रांति जब होती है तो ब्रिटेन में बहुत सारी कंपनियां अस्तित्व में आती हैं, तो उनका दबाव है ब्रिटिश संसद के ऊपर कि उन्हें भी भारत के साथ व्यापार करने की इजाज़त दी जाए। अगला जो प्रावधान है उसमें हमने लिखा है कि चार्टर अधिनियम 1833 के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता के आयोजन का प्रावधान किया गया तथा इसमें भारतीयों को शामिल होने की स्वतंत्रता दी गई। हालांकि बाद में निदेशक मंडल के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त किया गया। इसका क्या है कि हमने कहा ब्रिटेन कंपनी का जो प्रशासन है भारत में, उसमें उच्च स्तर पर भारतीयों को जगह नहीं मिल रही। केवल क्लर्क वगैरह की जो नीचे की जो जॉब होती थी उन्हीं में उनको जगह मिलती थी। लेकिन यहाँ आते आते कंपनी को ये लगा, ब्रिटेन को ये लगा कि भारतीयों को यदि प्रशासन में जगह दी जाए तो शायद उन्हें अपना वफादार बनाया जा सकता है। और वफादार बनाने से ये होगा कि उनके वहाँ पर जो है सोशल अनरेस्ट नहीं होगा और सामाजिक तनाव नहीं होने की वजह से कंपनी को अपने काम करने में मतलब आसानी होगी। तो इस उद्देश्य से कहा गया कि भारतीयों को भी अब सिविल सेवा परीक्षा जो होती थी, जिसको आज जो उस समय जो है ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जानी जाती थी, बाद में जो वही IS के फॉर्म में चेंज हुई, इसमें जो है भारतीयों को शामिल होने की इजाज़त दी गई। हालांकि ये तुरंत लागू नहीं हुआ और जो कंपनी के निदेशक मंडल थे उन्होंने इसका विरोध किया। तो ये बाद में हम देखेंगे, बाद के अधिनियमों में हम पढ़ेंगे 1854 और 1858 के। 1860 के बाद लगातार भारतीयों को जो है इसमें सिविल सेवा में आने की अनुमति मिली और बहुत सारे भारतीय जो है सिविल सेवा में आए। अधिनियम का अगला प्रावधान है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हमने इसको धारा भी लिख दी है। हमें लगता था कि शायद ये प्रिलिमिनरी के लिए एक सवाल बनता है यहाँ पर। तो अधिनियम की धारा 87 के तहत प्रावधान किया गया कि क्राउन की देसी प्रजा के साथ उनके धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका क्या था? देशज प्रजा का मतलब क्या है? जो भारतीय लोग हैं। इसमें कहा गया क्राउन की देशज प्रजा मतलब क्या है? अभी तक कंपनी भारत में रूल कर रही है, लेकिन पहली बार इस अधिनियम के तहत ये माना गया कि जो भारतीय लोग हैं वो ब्रिटेन के शाही परिवार के प्रजा हैं, यानी उनके साथ वो भी उसी तरीके से हैं जैसे ब्रिटेन के नागरिक हैं। हालांकि ये प्रायोगिक तौर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हुआ और लगातार भेदभाव, नस्लवादी व्यवहार ब्रिटेन का जारी रहेगा, लेकिन ये प्रावधान किया गया अधिनियम के तहत, ये परिकल्पना की गई कि भारतीय लोगों को भी ब्रिटेन के नागरिकों तरह ही व्यवहार किया जाएगा। हालांकि भेदभाव जारी रहता है। हमने इसमें धारा 87 मेंशन कर दिया। हमें लगा कि शायद प्रिलिमिनरी में एक सवाल कभी पूछा जा सकता है कि 1833 की वो कौन सी धारा थी जिसके तहत पहली बार जो है भारतीयों के साथ भेदभाव समाप्त करने का प्रावधान किया गया। तो ये धारा 87 है। उसके बाद इस अधिनियम के माध्यम से बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक कर आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई। हमने बताया कि जैसे जैसे कंपनी भारतीयों में क्षेत्र जीतते जाती थी वो नई नई प्रेसिडेंसीज बनाती जाती थी। उसी तरीके से 1833 में आगरा और उसके आसपास के क्षेत्र को मिला करके आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई। एक इम्पॉर्टेंट है प्रिलिमिनरी के लिए कि आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना किस अधिनियम के तहत का प्रावधान किस अधिनियम में है। तो 1833 में जो है आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई। बाद में हम देखेंगे कि 1857 का जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो जिसमें जो है अवध को जो है जीत लिया गया कंपनी के द्वारा, तो उस अवध को भी इसी आगरा प्रेसिडेंसी का हिस्सा बनाया जाएगा।
तो आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत हुई थी। ये मतलब प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाला एक सवाल है, ये पूछा जा सकता है, कई बार छोटे छोटे एग्जामों में पूछा भी गया है। उसके बाद अगला है, ये सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आकर के हमें पीछे कारक के साथ जो हमने पृष्ठभूमि बताई थी उसके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमने इसमें लिखा है कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसको ये उत्तरदायित्व दिया गया कि वो भारतीय कानूनों का कोडिफिकेशन करे और उसके लिए एक विधि आयोग बनेगा, और इसी विधि आयोग का पहला अध्यक्ष जो है लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। ये भी एक प्रिलिमिनरी के लायक सवाल है, हालांकि अभी इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि ये क्या था और इसका क्या इम्प्लीकेशंस, क्या निहितार्थ हैं भारत के लिए, भारत में जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है। तो इस अधिनियम में ये कहा गया कि जो भारत के अपने अपने कानून हैं, होता क्या था कि भारत में जो कानून थे वो बहुत जटिल थे। धर्म के आधार पर मुस्लिम धर्म के अपने अलग कानून थे, हिंदू धर्म के अपने अलग कानून थे, फिर जाति के आधार पर अलग अलग प्रावधान थे, उसके अलावा कई अलग अलग जो आदिवासी संस्कृतियां थीं उनके अपने प्रावधान थे। तो भारत में जो कानून थे वो उनमें एक कॉमन फीचर नहीं था और उनका कार्य क्षेत्र स्पष्ट नहीं था, और उसमें नागरिकों के सामाजिक पहचान के आधार पर भेदभाव होता था। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए ये प्रावधान किया गया कि एक विधि आयोग बनाया जाएगा जो भारतीय जो देशज कानून हैं, स्थानीय कानून हैं, स्वदेशी कानून हैं, उनका अध्ययन करेगा, उनकी जांच करेगा, और फिर जो है भारत की पूरी सभी प्रजा के लिए एक एकीकृत विधि प्रणाली, इंटीग्रेटेड लॉ सिस्टम की सिफारिश करेगा। इसके लिए लॉर्ड मैकाले को जो है विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। विधि आयोग की जिम्मेदारी क्या थी? जिम्मेदारी ये थी कि वो भारत में अलग अलग लोगों के लिए जो अलग अलग कानून लागू होते थे उनकी जांच करे, उनका अध्ययन करे, और बाद में सभी नागरिकों के लिए एक समान विधि प्रणाली की स्थापना करे, उसके लिए सिफारिश दे। इसी के आधार पर जो है विधि आयोग ने लगभग 3-4 साल में जो है भारत के सारे कानूनों का कोडिफिकेशन किया, और एक जो है एक समान कानून प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया। यानी सिविल मामलों को लेकर के सिविल प्रक्रिया संहिता बनाई गई, और भारतीय दंड संहिता बनाई गई, और आपराधिक मामलों के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता बनाई गई। इसको हालांकि तुरंत लागू नहीं किया जा सका, हम आगे जाकर के देखेंगे कि सिविल प्रक्रिया संहिता जो पहली बार ब्रिटेन ने बनाई थी वो 1859 में लागू हुई, और भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू होती है, और आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो है 1862 में लागू होती है। कुछ परिवर्तनों के साथ ये तीनों जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं ये आज भी भारत में यही चलती हैं। तो ये भी एक कनेक्टिविटी बनती है। हम चूँकि वर्तमान के भारत को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वर्तमान की जो संवैधानिक व्यवस्था है भारत की, उसके वो किस तरीके से हम वहाँ पहुँचे, उसको उस ऐतिहासिक प्रक्रिया को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए हम ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है लागू। तो ये जो है 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधान थे। तो इसको समझने के लिए हमने पहले एक बार फिर बोल रहे हैं कि प्रमुख प्रावधानों को समझने के लिए पृष्ठभूमि को समझना बहुत ज़रूरी है, जो हमने शुरू में समझाया। और पृष्ठभूमि को जो आपने समझा उसके साथ जो अधिनियम के प्रावधान हैं उनके बीच में एक कनेक्टिविटी बनाने का प्रयास किया जाए। तो उससे क्या होगा कि आपको प्रावधानों को रटना नहीं पड़ेगा। जब आप प्रावधान पढ़ रहे होंगे तो आपके बैक ऑफ द माइंड जो है हमेशा वो परिस्थितियाँ जो है होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में उन प्रावधानों को, इस अधिनियम के प्रावधानों को लाया जा रहा है। क्योंकि अधिनियम के प्रावधान बिल्कुल एक तरीके से निर्वात में नहीं बनाए जा रहे हैं। जो परिस्थितियाँ होती हैं वही किसी कानून के प्रावधानों को प्रभावित करती हैं। तो ये 1833 का चार्टर अधिनियम था। इसको आप समझें और रटने की कोशिश ना करें। उन परिस्थितियों को समझेंगे तो आप प्रावधानों को अपने आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे।